बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन के साथ। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का चौथा दिन है। किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। चर्चा के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बातचीत लंबी चली लेकिन अभी सहमति बनी नहीं है। वार्ता में एमएसपी गारंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर जबरदस्त बहस हुई है और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे जैसे विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है। सरकार ने प्रस्ताव दिया कि हम आपसे वार्ता जारी रखना चाहते हैं। हमारा अंतिम निर्णय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे जब हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। हमारी मजबूरी होगी कि भाई वार्ता भी देख ली, सरकार को समय भी दे दिया, सरकार से सुना कहा सुनी भी हो गई पर हुई नहीं। वहीं मांगों को लेकर किसानों के ग्रामीण भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग और भी बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ भारी जाम भी देखने को मिल रहा है। वहीं किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक 70 साल के किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक के चलते 70 साल के किसान की जान चली गई। किसानों के भारत बंद का दिल्ली में कारोबार पर असर नहीं दिखा। व्यापारियों का कहना है कि वो इस भारत बंद में शामिल नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता इस बात की है कि अगर किसानों का यह आंदोलन लंबा खिंचता है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने दिल्ली के दिल चांदनी चौक पर व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। देखिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, आप चूंकि दिल्ली ड्रग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, किस तरह के असर जो भारत बंद हो रहा है उसका देखने को मिल रहा है, आप बताएं। देखिए, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, अन्नदाता का जो आह्वान किया हुआ बंद का वो एक आह्वान ही है। दिल्ली में किसी प्रकार का बंद नहीं है। सब जितनी भी मार्केटें सुचारू रूप से चल रही हैं और हमारा कारोबार भी चल रहा है जैसे समय पे चलता था उसी तरह चल रहा है। किस तरह की भी कोई बंदी का या इस तरह का दिक्कत नहीं है। वैसे देखा जाए दुकानें खुलने में तो कोई बंद होने में कोई असर नहीं है। दुकानें पूरी तरह खुली भी हैं, बाजार पूरी तरह खुले हुए हैं, लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ तक बॉर्डर बंद होने का सवाल है उससे थोड़ी बहुत दिक्कत बाजारों में आ रही है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल मार्केट में नहीं, पूरी दिल्ली के ऊपर इसका असर पड़ा है। जितनी आप चहल पहल मार्केट में रहती है उससे काफी कम है। बट देखो, एज फार एज मूवमेंट कंसर्न तो थोड़ा कस्टमर जैसे है वो थोड़ा कम ही है मार्केट के अंदर। बाकी जो बॉर्डर वाला के ऊपर जैसे भाई साहब ने बोला कि देखो माल आ रहा है बट थोड़ा लेट बेसिस पे, जो 30 से 34 डिलीवरी आती है वो 5-6 दिनों में आ रही है। देखिए जी, माल तो चाहे वो पंजाब से हो या कहीं से भी हो उसकी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन स्पेशली पंजाब की तरफ से माल आने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि ये मात्र पूरे भारत के अंदर सिर्फ दिक्कत जो है वो पंजाब के ही किसानों को है और किसी को नहीं है। और इसके अंदर कोई दूसरा आदमी जो है इनका भागीदार नहीं है और यही वजह है कि आज भारत बंद नहीं हुआ। भारत पूरी तरह से खुला हुआ है। तो जिस तरह से आपने सुना कि ट्रेडर्स से कह रहे हैं कि फिलहाल इतना असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर किसानों का आंदोलन खिंचता है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनके व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की मांगों को सही बताया है। उन्होंने मोदी सरकार को मजदूर विरोधी कहा है। तो एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन आस्ते आस्ते उनसे छीनी जा रही है। सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है। ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात। सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है, तो फिर ये कैसा विकास हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने रेवाड़ी में 9750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें एम्स और गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके साथ साथ रोहतक से हांसी जाने वाली नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोदी ने विकसित भारत और मोदी की गारंटी की बात की। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के तनावग्रस्त गांव संदेश खाली जा रहे बीजेपी के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद 6 सदस्यों वाला प्रतिनिधि मंडल रामपुर में धरने पर बैठ गया। इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वो लोग पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे। पुलिस ने जिस तत्परता से हमें रोका है, उसी तत्परता से वो टीएमसी शेख शाहजहां के खिलाफ काम करती तो ये नौबत नहीं आती। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त संदेश खाली चर्चा में है। ये वही गांव है जहां छापा मारने गई ईडी की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया था। ईडी की टीम यहां शेख शाहजहां के खिलाफ राशन घोटाले की जांच के लिए गई थी। इसके बाद से शेख शाहजहां फरार चल रहा है। इधर गांव की कई महिलाओं ने शेख शाहजहां पर जमीन हथियाने और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के अलावा सीपीएम और कांग्रेस नेताओं ने भी संदेश खाली की घटनाओं पर चिंता जताई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी संदेश खाली जाने से रोका गया और वो भी रामपुर में धरने पर बैठ गए। अधीर रंजन ने कहा कि संदेश खाली की घटना पर ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि वहां जिस तरह से स्थिति सामने आई है, ऐसा क्या हुआ है कि लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है इस पूरी घटना को। मांग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन को जारी करने के लिए हमारे देश की जो सरकार, सत्तारूढ़ सरकार जो है, पार्टी और सरकार, वो कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि ममता जी के साथ बीजेपी पार्टी की ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो, चुनाव में दोनों को फायदा मिले। क्योंकि ममता बनर्जी और मोदी ये बखूबी जानते हैं कि 2021 साल में ये ध्रुवीकरण की चलते, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चलते बंगाल में उनको जीत हासिल हुई थी, कामयाब हासिल हुई थी। अब बात करते हैं बाजार की, जहां हफ्ते के आखिरी दिन जोरदार तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। बाजार का एक्शन समझते हैं यतिन से। तो यतिन, बताएं आज बाजार की हाइलाइट्स क्या कुछ रही और किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई दिया? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज गेनिंग लिस्ट पे फिर से एक बार आपको आईटी स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। विप्रो निफ्टी का आज टॉप गेनर बना, लगभग 5% की तेजी यहां दिखी। कल के गेन के बाद आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी तेजी दिखी। एसबीआई लाइफ और अदानी पोर्ट जैसे शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी आपको दिखी। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली सरकारी कंपनीज थी। एसबीआई, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली दिखाई पड़ी। ब्रिटानिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी आपको लगभग 1% जितना कट आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। फार्मा शेयर्स में नैटको फार्मा, और अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो रेन, डेटा पैटर्न्स और मेड प्लस जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी बाइंग आपको आती हुई नजर पड़ी। डबल डिजिट्स में यहाँ आपको गेन आता हुआ दिखाई पड़ा। लूजिंग साइड पे अगेन एफडीसी, एसजेवीएन, वेल्सपन कॉर्प जैसे
काउंटर्स में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का पूरा मोमेंटम दिखता पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें ऑटो शेयर्स की तो यहाँ ज़बरदस्त तेज़ी की मोमेंटम थी। M&M के अलावा बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे काउंटर्स जो ऑटो एंसिलरी बनाते हैं, यहाँ भी अच्छी खासी खरीदारी दिखी। बाजार में करेक्शन के बावजूद मिड कैप की पार्टी जारी है। क्या है मिड कैप की पार्टी का राज और क्या बाजार ज्यादा महंगा हो गया है और इस बाजार में क्या करें, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। नतीजों का सीजन खत्म हो गया है, अब बारी है रिजल्ट की। Q3 का किंग कौन है, इस परीक्षा में कौन पास हुआ है, कौन पिछड़ गया है, इस बारे में मोतीलाल ओसवाल ने दिलचस्प रिपोर्ट निकाली है। Q3 का पूरा हिसाब किताब समझा रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो अर्निंग सीजन खत्म और अर्निंग सीजन के खत्म होने के बाद अब अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के रिव्यू के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उन्हीं में से एक बड़ी रिपोर्ट है वो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। एक्सटेंसिव कवरेज होती है उनकी वैसे भी कई सारी अर्निंग्स को लेकर। उनके हिसाब से जो निफ्टी कंपनियां हैं उसमें से करीब 30% ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं और करीब 46% ऐसी कंपनियां जिनके नंबर्स अनुमान के मुताबिक हैं। करीब 24% ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अनुमान से कम आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा उनका जो सबसे पसंदीदा उनको लगा कि जहां पर अच्छे नंबर्स आए हैं उसमें ऑटो, जहां पर बढ़िया नंबर्स आए हैं, फाइनेंशियल्स के नंबर अच्छे हैं, मेटल के नंबर बढ़िया आए हैं और साथ साथ ऑयल एंड गैस यहां पर भी बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट होते हुए दिखाई पड़े हैं। उनका ये भी मानना है कि जो 11% निफ्टी कंपनियां हैं उनके नंबर्स अनुमान उनके मुकाबले 17%, यानी कि जो 11% अनुमान वो लगाकर चल रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर 17% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। एक मार्जिन के अंदर भी अच्छा एक्सपेंशन इस तिमाही के अंदर देखने को मिला। स्टेबल प्राइसिंग की वजह से कह लीजिए, इनपुट कॉस्ट स्टेबल होने की वजह से कह लीजिए, यहाँ पर अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। कहाँ पर किस तरह का अनुमान था और कैसी ग्रोथ आई है? 22% की YOY ग्रोथ BFSI कारोबार में देखने को मिली है। 17% के आसपास का अनुमान वो लगा रहे थे। ऑटो 34% का ग्रोथ का अनुमान था, 60% का नंबर आया है। मेटल 25% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान था, 74% का यहाँ पर भी एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा, तो अनुमान से बेटर साइड पे रहे हैं। थोड़ा IT के शेयर नंबर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली या फिर कह लीजिए हल्की निराशा जरूर आते हुए दिखाई पड़ी और पहली बार 26 तिमाही है जबकि नंबर्स आसपास ही आए हैं अनुमान के। बहुत बड़ा फायरवर्क शायद नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन उनको लगता है कि OMCs के अंदर एक बढ़िया नंबर्स आए हैं और एक स्ट्रॉन्ग नंबर आया, करीब 4.5-6 गुना यहाँ पर मुनाफे का नंबर में बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है। क्रूड स्टेबल रहा है, वैल्यू बहुत साउंड थी इस पूरे सेक्टर की, जिसको भी उन्होंने एक आधार माना है, जिसके आधार पर भी एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सबसे बेहतरीन नंबर किसके आए निफ्टी 50 में? उसमें कुछ नाम ये हैं: टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज। इनके नंबर्स उनके हिसाब से काफ़ी बेहतर आते दिखाई पड़े। थोड़े से जहाँ पे कमजोरी देखने को मिली उसमें UPL वीक नंबर थे और लॉस आया था, इस बारी काफ़ी बड़ा लॉस था। अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T नंबर्स का थोड़ा प्रेशर भी रहा इसमें। HUL और टेक महिंद्रा यहाँ पर भी नंबर्स का थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कुछ नंबर जो कि उनके अनुमान से नीचे थे, लेकिन मोर और लेस उनका मानना है कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं है और एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स क्वार्टर के अंदर में देखने को मिले हैं। तो इस तिमाही Q3 नतीजे बेहतर रहे हैं, मगर आने वाले समय में किन किन सेक्टर्स और शेयर्स से मुनाफा मिलेगा और कौन से शेयर कराएंगे मालामाल, देखिए Q3 नतीजों का पूरा गणित आज शाम 7:27 पर। आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें। अब कोचिंग सेंटर छात्रों को गुमराह नहीं कर सकेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या कहती हैं नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस, बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि कोई भी छात्र अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक लेकर के आता है तो उसकी फोटो कई सारे कोचिंग सेंटर के विज्ञापन में होती है और सब ये दावा करते हैं कि उस छात्र ने उनके यहाँ पर पढ़ाई की है, उनका सक्सेस रेट 100% है। CCPA इसको लेकर के कई कोचिंग सेंटर के ऊपर जुर्माना ऑलरेडी लगा चुका है। अब CCPA नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस लेकर के आया है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोचिंग सेंटर गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं दे पाएंगे। अगर कोचिंग सेंटर किसी छात्र का विज्ञापन दे रहा तो उसको बताना होगा यहाँ पर उस छात्र ने कितने दिनों पढ़ाई की, कौन से कोर्स की पढ़ाई की। 100% रेट का कोचिंग सेंटर सक्सेस रेट का दावा 100% कोचिंग सेंटर
नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो कोचिंग सेंटर है वो किसी भी तरह का कोई मिसलीडिंग विज्ञापन नहीं कर सकते हैं जिसमें कि ऐसा लगे कि उनके यहाँ पर 100% सक्सेस रेट है, छात्र ने कोई भी मेहनत नहीं की। छात्र की मेहनत भी बतानी पड़ेगी कि छात्र ने भी यहाँ पर मेहनत की। और कई बार फेक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, छात्रों कहते हैं कि कुछ लिमिटेड सीट बची हैं, आप तुरंत अपना एडमिशन करा लीजिए। तो इस तरह को सबको मिसलीडिंग विज्ञापन के तौर पर माना जाएगा। इसको लेकर के सीसीपीए ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर दी है। 16 मार्च तक सभी पक्षों से राय मांगी है। उसके बाद सरकार इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी कर देगी और कोई भी इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उस कोचिंग सेंटर के ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर स्पेशल विनर के खिताब से सम्मानित किया गया है। बिजनेस जगत में ईशा अंबानी के योगदान को देखते हुए लोकमत ग्रुप ने उन्हें ये सम्मान दिया है। इस मौके पर ईशा अंबानी के पिता और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद थे। साथ ही उनके पति आनंद पीरामल और ससुर अजय पीरामल भी ईशा की सफलता पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। This award belongs to the entire Reliance family for their hard work and commitment in realizing every dream for a new India. This award is in recognition of Reliance's We Care philosophy. At Reliance, we truly care for our people care for each other, we care for our beloved nation India, and finally, we care for our planet. This recognition is a promise to my children, P, V, A, and K, who are my hope for a beautiful and better future. For them and for all the children of our country, I promise to keep doing everything I can to build a future which is more compassionate, more equitable, and more joyous. And I promise to continue learning as much as I can from our elders to be passed on to our children. Here's to an even more magnificent Maharashtra and an incredible India. Jai Maharashtra, Jai Hind. सम्मान की इस कड़ी में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को भी महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया। रणबीर कपूर, महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 स्पेशल अवार्ड विनर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं आज कंज्यूमर अड्डा में हम किस टॉपिक पर करेंगे खास चर्चा। टाटा ने अपने पॉपुलर ईवीज के दाम में 1.25 लाख तक की कटौती की है। इसके अलावा अब इलेक्ट्रिक कार के ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं। तो क्या अब ईवी खरीदने का सही समय आ गया है? इसी पर ही करेंगे बड़ी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।